हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर सेल बायोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मियोसिस क्या होता है। क्लियर है? अब इस लेक्चर से हम मियोसिस की डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना? तो देखो, हम बात कर रहे हैं मियोसिस की। मियोसिस माइटोसिस की बजाय एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, तो इसके दो पार्ट कर लेते हैं। ठीक है? मियोसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट्स में। ठीक है? दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक जिसे कहा जाता है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, और एक पार्ट है जो कहलाता है मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड। क्लियर है? समझ गए? देखो, मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो वही सेल पहले इंटरफेज से गुजरेगा, पहले इंटरफेज से गुजरेगा, उसके बाद मियोसिस आएगी, इंटरफेज से गुजरने के बाद मियोसिस आएगी। क्लियर है? समझ गए? अब मियोसिस में पहले मियोसिस फर्स्ट, फिर मियोसिस सेकंड, पहले मियोसिस फर्स्ट और फिर मियोसिस सेकंड। तो देखो, ये जो प्रिपरेटरी फेज है मियोसिस से पहले का, उसे तो इंटरफेज कह दिया। अब ये जो फर्स्ट मियोसिस से सेकंड मियोसिस के बीच का फेज है, इसे क्या कहते हैं? तो देखो, इस फेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। क्लियर है? समझ गए? इंटरकाइनेसिस कहते हैं। तो देखो, इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में डिफरेंसेस है, वो हम लोग देखेंगे। पहले समझो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है। मियोसिस फर्स्ट वही कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इसके दो पार्ट होंगे, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये तो है कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, और फिर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। चलो, अब कार्योकाइनेसिस की जब बात आती है तो इसका कार्योकाइनेसिस भी चार सब फेजेस में डिवाइड होता है। ये चार फेजेस में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ मियोसिस फर्स्ट का जो कार्योकाइनेसिस है, जिसका प्रोफेज है, प्रोफेज जो है वो भी, इसको हम प्रोफेज फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है? इसको कार्योकाइनेसिस फर्स्ट बोलेंगे। क्लियर है? और इसे साइटोकाइनेसिस फर्स्ट बोलेंगे, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के पार्ट है। तो देखो, प्रोफेज फर्स्ट भी कई सब फेजेस में डिवाइड होता है, प्रोफेज फर्स्ट भी कई सब फेजेस में डिवाइड होता है। कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहले लेप्टोटीन, लेप्टोटीन एक सब फेज है। ठीक है? सेकंड सब फेज है जाइगोटीन, जाइगोटीन। क्लियर? फिर नेक्स्ट है पैकाइटीन, पैकाइटीन। फिर डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। और लास्ट फिफ्थ सब फेज है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। क्लियर है? तो देखो, इन पांच सब फेजेस में कंप्लीट होता है प्रोफेज फर्स्ट। फिर उसके बाद प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। कौन कौन से? मेटाफेज है, मेटाफेज फर्स्ट। क्लियर है? एनाफेज, एनाफेज वो भी फर्स्ट। और लास्ट टेलोफेज, टेलोफेज, टेलोफेज भी फर्स्ट है। ठीक है? क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट के पार्ट है। यहाँ कार्योकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है टेलोफेज पे आकर के, टेलोफेज पे आकर के कार्योकाइनेसिस कंप्लीट होगी। यानी साइटोकाइनेसिस के लिए जो सेल आया है, वो सेल किस टाइप का होगा? वो सेल ऐसा होगा जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है? बट यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये सेल जो है ना, ये बाई नेचर डिप्लॉइड सेल होता है। ठीक है? 2n है, डिप्लॉइड सेल है। अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो 2n का मतलब है यहाँ 46 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, यानी 23 पेयर होंगे, 23 पेयर। क्लियर? समझ गए? अब देखो नेक्स्ट,
जब साइटोकाइनेसिस होगी तो इसी सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और वो दो डॉटर सेल बनेंगे, दो डॉटर सेल बनेंगे। अब जो डॉटर सेल बन रहे हैं ना वो कैसे होंगे? तो डॉटर सेल पहली बात तो सिंगल न्यूक्लियस वाले होंगे जिनके अंदर एक ही न्यूक्लियस हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये 2n था तो ये होंगे n एंड n, ठीक है, n एंड n। ये 23 पेयर है क्रोमोसोम्स के, 46 क्रोमोसोम 23 पेयर में अरेंज हुए हैं, समझ रहे हो ना। तो देखो n और n हैप्लॉइड बन गए। तो डिप्लॉइड सेल में हैप्लॉइड सेल बनना, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनना, ये क्या है? ये क्या है? ये मियोसिस फर्स्ट में होता है, क्लियर है। इसलिए मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, समझ गए। ये इसकी साइटोकाइनेसिस का मैटर है। फिर होती है इंटरकाइनेसिस, फिर आता है पॉइंट इंटरकाइनेसिस का। तो जो इंटरकाइनेसिस है ना ये डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेज, इंटरफेज से अलग है ये, ठीक है। कैसे? तो ये है फेज बिटवीन या फिर प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का प्रिपरेटरी फेज है, क्लियर है, समझ गए। अब ये डिफरेंट कैसे है? ये डिफरेंट कैसे है? तो देखो डिफरेंट कैसे है, इसके अंदर डिफरेंट फ्रॉम इंटरकाइनेसिस बिकॉज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेज, सॉरी इंटरफेज because during this phase no DNA duplication occurs। यहाँ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन नहीं होता, जबकि इंटरफेज में तो होता है। ये तो जस्ट प्रिपरेटरी फेज है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का, क्लियर है। यहाँ डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता, समझ गए। ये इंटरकाइनेसिस है। अब इंटरकाइनेसिस के बाद परफॉर्म होगी मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड को समझने की कोशिश करना। मियोसिस सेकंड की बात हो रही है तो देखो मियोसिस सेकंड में क्या होगा? वही दो पार्ट होंगे, वही दो पार्ट होंगे। कौन कौन से? कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देखो यहां अपने पास आई है दो सेल, ठीक है, दो सेल आए हैं अपने पास जो कि खुद हैप्लॉइड है, N है, ठीक है। अब कार्योकाइनेसिस का तो वही रूल है, इसमें वही प्रोफेज होगा, ठीक है। बट क्या है कि इसका प्रोफेज माइटोटिक प्रोफेज जैसा होगा, मतलब मियोसिस सेकंड एज इट इज माइटोसिस होगी, ठीक है, माइटोसिस के सिमिलर होगी। यहां ऐसे कोई सब फेजेस नहीं होंगे। तो देखो प्रोफेज हो गया, फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज है और लास्ट में टेलोफेज है। बट ये कैसे हैं? प्रोफेज सेकंड है, मेटाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड है और टेलोफेज सेकंड है, ठीक है। कार्योकाइनेसिस सेकंड है और साइटोकाइनेसिस भी सेकंड है, ठीक है। यहां क्या होगा? इन सेल्स के अंदर कॉपी बन जाएगी जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। दो सेल आए थे ना, दोनों के अंदर दो दो कॉपी बन जाएगी जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। बट हैं अभी भी ये N यानी हैप्लॉइड सेल्स हैं, जस्ट कॉपी बन गई इनके जेनेटिक मटेरियल की। तो क्या होगा? ये फिर डिवाइड
डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके बना देंगे टोटल 4 सेल्स, 4 सेल्स, टोटल 4 सेल बनेंगे। ठीक है, इस तरह से ये इन चारों का न्यूक्लियस होगा। और जब ये एन थे, ये एन थे, सेम माइटोसिस हुई है एक तरह से, मियोसिस सेकंड एज इट इज माइटोसिस होती है, तो ये सारे भी एन होंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो क्या होता है एट लास्ट, ये क्या बने हैं 4 हैप्लॉइड बाय माइटोसिस, मियोसिस, बाय मियोसिस 4 हैप्लॉइड daughter cells are produced from a diploid cell, from a diploid mother cell, from a diploid mother cell। एक डिप्लॉइड मदर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस किए जाते हैं मियोसिस के हेल्प से। ठीक है, मियोसिस के हेल्प से। और इसी वजह से हेंस मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। क्लियर है, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। समझ गए। तो देखो हम बात कर रहे हैं मियोसिस की। मियोसिस माइटोसिस के बजाय एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा स्टेप्स वाला, ज्यादा एब्रीवेटेड प्रोसेस है। ठीक है, क्या होता है मियोसिस में? मियोसिस को समझने के लिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट कहां से शुरू होती है? इंटरफेज से। इंटरफेज होगा, पहले प्रिपरेशन होगी, फिर मियोसिस एम फेज के अंदर इंटर करेगा ना। ठीक है, यहां जो सेल साइकिल का एम फेज है वो है मियोसिस फेज, मियोटिक फेज। देखो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, एम फेज में जो होता है वही मियोसिस फेज में कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब ये फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट है, तो कार्योकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कार्योकाइनेसिस फर्स्ट क्या होगा, इसमें वही 4 स्टेप होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बट डिफरेंस क्या आएगा, इसका प्रोफेज 5 सब फेजेस में डिवाइड होगा, 5 सब फेजेस में डिवाइड होगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 सब फेजेस में डिवाइड होगा। और यही सब फेजेस हैं जिनकी वजह से क्या होता है, डिफरेंस आता है कि एक डिप्लॉइड सेल 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस साइटोकाइनेसिस होती है, ये प्रोसेस साइटोकाइनेसिस होती है। डिप्लॉइड सेल 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम वाला था। अब 46 क्रोमोसोम याद रखना, ह्यूमन के केस की बात हो रही है, ये समझने में हेल्प करेगा। यहाँ 23 क्रोमोसोम होंगे, यहाँ 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब बात करते हैं फिर मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकंड कैसे परफॉर्म होता है। तो देखो मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकंड जाने के लिए जो बीच में प्रिपरेशन का फेज आता है, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, उसे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरफेज से डिफरेंट है। डिफरेंट किस बेसिस पे है कि इंटरफेज में डीएनए डुप्लीकेशन होता है, जबकि इंटरकाइनेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरकाइनेसिस जस्ट प्रिपरेटरी फेज है, नॉर्मल प्रिपरेशंस होंगी। ठीक है, कोई डीएनए डुप्लीकेशन, कोई जेनेटिक कॉपी नहीं बनेगी। ठीक है, जो है वही रहेगा, एन है एन ही जाएगा आगे तक। क्लियर है। यहां क्या होगा, जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगी, कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस 2 पार्ट होते हैं, वही परफॉर्म होंगे। कार्योकाइनेसिस वही 4 स्टेप वाला, यानी मियोसिस सेकंड एज इट इज माइटोसिस जैसी है। ठीक है, कैसे? माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रखे जाते थे, यहाँ एन है तो डॉटर में एन एन है, एन है तो डॉटर में एन एन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम रखे गए हैं, प्लॉइडी सेम रखी गई है, तो ये एज इट इज माइटोसिस है। इसीलिए मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि हाफ हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, 2n का n और n हो गया। ठीक है, समझ गए। यहाँ क्या होता है, साइटोकाइनेसिस से यही जस्ट, कार्योकाइनेसिस में क्या होगा, इस n वाले न्यूक्लियस की, इस n वाले न्यूक्लियस की कॉपी बन गई, 2 कॉपी बन गई। साइटोकाइनेसिस क्या करेगा, इसकी
दो पार्ट कर देगा, यानी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देगा। तो देखो मियोसिस से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाए जाते हैं, कहां से? एक डिप्लॉइड मदर सेल से, ठीक है। इसलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, इसलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मियोसिस को समझने के लिए। क्लियर है ना? एक बार लपेट लो ये, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट। हो गया? हो गया क्या? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, बना लो, अच्छे से समझ लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मियोसिस का। क्लियर है? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये बात हुई मियोसिस की। अब मियोसिस के इन्हीं सारी स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो इन्हीं सारे स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को। तो देखो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट बताना चाहूंगा, उन पे ध्यान देना, ठीक है। इन मियोसिस बोथ साइटोकाइनेसिस and karyokinesis occurs twicely, but the DNA replication occurs only once, सिर्फ एक बार होता है, और वो भी इन इंटरफेज में होता है, और कहीं नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाला पॉइंट था। मियोसिस में साइटोकाइनेसिस भी 2 बार होती है, कार्योकाइनेसिस भी 2 बार होती है, यानी मियोसिस फर्स्ट में भी साइटोकाइनेसिस और कार्योकाइनेसिस होगी, मियोसिस सेकंड में भी साइटोकाइनेसिस और कार्योकाइनेसिस होगी। बट डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा, और वो भी इंटरफेज में होगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो इन पैकाइटिन स्टेज, इन पैकाइटिन सबफेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ meiosis first recombination occurs। देखो क्या पॉइंट है कि पैकाइटिन सब फेज होता है ना, जो यानी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटिन सब फेज के अंदर रिकम्बिनेशन होगी। यहाँ क्या होगी? रिकम्बिनेशन होगी, यानी एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस फर्स्ट। तो देखो सबसे पहले सेल है, सेल इंटरफेज में आएगा, ठीक है। इंटरफेज में क्या हुआ? इंटरफेज के दौरान क्या हुआ? डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन हो गई, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज की डुप्लीकेशन होगी, ठीक है। क्लियर है? चलो ये पॉइंट हो गया, ये परफॉर्म हो गया इंटरफेज के दौरान। फिर इंटरफेज से आगे इंटर हुए हम लोग मियोसिस फर्स्ट में, या सेल इंटर हुआ मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट डिस्कस करो। तो मियोसिस फर्स्ट की जब बात करते हैं
मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले सेल जाएगा प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में। क्लियर है? प्रोफेज फर्स्ट में जाएगा तो प्रोफेज फर्स्ट का पहला सब फेज लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन सब फेज। लेप्टोटीन में क्या होता है? अब समझने वाली बात है कि लेप्टोटीन में क्या होता है। ठीक है, देखो सेल साइकिल स्टार्ट के इंटरफेज से डीएनए और सेल ऑर्गेनेलेज की डुप्लीकेशन हो गई, मियोसिस में एंटर कर गया एम फेज में, प्रोफेज फर्स्ट में आ गया, लेप्टोटीन में आ गया। अब क्या होगा लेप्टोटीन में? इन दिस सब फेज, इन दिस सब फेज, in this subphase chromatin material starts condensation, condensation to organize chromosome, to organize chromosomes, but chromosomes are not fully condensed and appears as thin thread like structure, thread-like structures। thin thread-like structures। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट एक पॉइंट है कि क्रोमोसोम की all arms of chromosome all arm of chromosomes are toward one pole, एक पोल की तरफ ही होंगी। ठीक है, क्रोमोसोम की सारी आर्म सिर्फ एक ही पोल की तरफ होगी, एक डायरेक्शन में होगी, और इसे कहते हैं बुके स्टेज। इसे क्या कहते हैं? बुके स्टेज, बुके स्टेज यानी बुके बना हुआ होगा। बुके जो फूलों का बुके नहीं होता, देखा है ना, वैसा बुके स्टेज होगा। इस बुके स्टेज का मतलब क्या है? क्रोमोसोम की सारी आर्म्स एक ही पोल की तरफ होंगी। ठीक है, अब ये हम लोग लेप्टोटीन को डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो किस तरह की होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो लेप्टोटीन को हम लोग एक स्पेशल नाम भी देते हैं, इसे कहा जाता है थिन थ्रेड स्टेज, थिन थ्रेड स्टेज, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह नजर आते हैं हमें। ठीक है, देखो क्या होता है, ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो फॉर्म होने लगेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स फॉर्म होने लगेंगे। कॉपी बन चुकी है तो एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगी, और मैंने क्या कहा, हर क्रोमोसोम की दोनों सारी की सारी आर्म मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स के हिस्से, ठीक है, वो एक ही पोल की तरफ होंगी। एक ही पोल की तरफ होंगे तो इस स्टेज को हम लोग कहते हैं बुके स्टेज। इस स्टेज को क्या कहते हैं? बुके स्टेज। ये है बुके स्टेज, दिखाई दे रहा है ना, सारी आर्म सिर्फ एक ही पोल की तरफ, ऊपर वाले पोल की तरफ। क्लियर है? समझ गए? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। क्रोमोसोम और ज़्यादा कंडेंस होने की कोशिश करते हैं, बट पूरे के पूरे लेप्टोटीन स्टेज में बस कंडेंसेशन चलती ही रहती है, बस कंडेंसेशन चलती ही रहती है। ठीक है,
यानी ये कंडेंसेशन चलती ही रहेगी क्रोमोसोम्स की। तो इस तरह से समझ गए, ये है लेप्टोटीन स्टेज। बस कंडेंसेशन चलती रहती है और इनकी सारी आर्म, जैसे तुम लोगों को दिखने में बटरफ्लाई लग रही होगी, सारी आर्म एक ही पोल की तरफ होगी और ये बना हुआ होगा बुके स्टेज। ये क्या होता है? ये होता है बुके स्टेज। बुके स्टेज क्लियर है? समझ गए? ये है पहला पार्ट, प्रोफेज फर्स्ट का पहला सब फेज जिसे कहा जाता है लेप्टोटीन। प्रोफेज फर्स्ट का पहला सब फेज जिसे कहा जाता है लेप्टोटीन। क्लियर है ना? वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन करो, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। क्लियर है? चलो, ये हो गया लेप्टोटीन। मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है, प्रोफेज स्टार्ट हो चुका है, प्रोफेज फर्स्ट का पहला सब फेज लेप्टोटीन कंप्लीट हो चुका है। क्या देखा हम लोगों ने? जो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बन चुकी थी, तो हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होंगी। 2 क्रोमेटिड होंगी तो दोनों की दोनों क्रोमेटिड की दोनों आर्म एक ही डायरेक्शन में होगी, जिससे बना हुआ होगा बुके स्टेज। जिससे क्या बना हुआ होगा? बुके स्टेज। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जो कि है जाइगोटीन। ठीक है? जो कि है जाइगोटीन। चलो, सेकंड सब फेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन सब फेज की खास बात क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो देखो, इन दिस सब फेज chromosomes becomes more complex. Chromosomes become more complex and perform pairing। ठीक है? क्रोमोसोम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और पेयरिंग परफॉर्म करेंगे। पेयरिंग होगी यहाँ। ठीक है? तो देखो, पेयरिंग किस तरह से होगी? क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड and form homologous pairs। होमोलोगस पेयर बन जाएंगे। यानी जो 23 क्रोमोसोम थे, अगर हम अपनी बात करें, 46 क्रोमोसोम थे। ठीक है? क्लियर है? वो 23 होमोलोगस पेयर बन गए। 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है? अब देखो, 46 क्रोमोसोम कैसे थे? 46 क्रोमोसोम थे कि वन क्रोमोसोम हैज 2 सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगी, ऐसे क्रोमोसोम थे और ये बना देते हैं पेयर। 23 पेयर बना देते हैं। ठीक है? देखो किस तरह से। तो इस पेयरिंग में होमोलोगस पेयर बनाने के लिए क्या होगा? देखो, ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल नहीं था, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम जिसके पास 2 क्रोमेटिड है और दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है,
क्लियर है? सिस्टर क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम है ये सिंगल क्रोमोसोम जिसकी 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्या करेगा, ये पेयर बनाएगा दूसरे क्रोमोसोम के साथ, ये पेयर बनाएगा दूसरे क्रोमोसोम के साथ, दूसरा क्रोमोसोम भी इसके जैसा ही होगा, सिमिलर इसके जैसा ही होगा, इसके जैसा ही होगा, और इसमें भी दोनों क्रोमेटिड, इसमें भी दोनों क्रोमेटिड कैसी होंगी, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये तो डीएनए डुप्लीकेशन से बनी है ना क्रोमेटिड, जानते हो हम लोगों ने डिस्कस किया था माइटोसिस में, ठीक है, किस तरह से ये बना है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये 2 क्रोमोसोम थे जिनका पेयर बन गया, और अब इस पेयर को कहा जाता है पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये है पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर ऐसे ही नहीं बन जाता, यानी एक दूसरे के पास आ जाते, एक दूसरे से चिपक भी जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये पेयरिंग कैसी होगी, ठीक है, द क्रोमोसोम्स, द बोथ chromosomes in homologous pair shows bivalent or tetrad stage, बाइवेलेंट या टेट्राड स्टेज शो करते हैं, कैसे, तो देखो ये क्रोमोसोम आपस में अटैच हो जाएंगे, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये है दूसरा क्रोमोसोम, इस दूसरे क्रोमोसोम की क्रोमेटिड क्या करेगी, यहाँ अटैचमेंट शो करेगी, ठीक है, ये चारों क्रोमेटिड, यानी इसकी 2 सिस्टर क्रोमेटिड, इसकी 2 सिस्टर क्रोमेटिड में से जो पास वाली सिस्टर क्रोमेटिड होगी वो आपस में अटैच हो जाएगी, वो आपस में अटैच हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड स्टेज, बाइवेलेंट या टेट्राड स्टेज, क्लियर है, ये बाइवेलेंट या टेट्राड स्टेज होगा जहां 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच हो जाएंगी, ठीक है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच हो जाएंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच हो जाएंगे, ठीक है, टेट्राड स्टेज बन जाएगा, क्लियर है, बट ये टेट्राड स्टेज हमें यहाँ इतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ये पॉइंट जरूरी है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बट द टेट्राड स्टेज, टेट्राड बोल दो या बाइवेलेंट स्टेज बोल दो, स्टेज appears more clearly in next Pectine subphase, ठीक है, क्या होता है, ये जो बाइवेलेंट या टेट्राड स्टेज है ये यहाँ इतना क्लियर दिखाई नहीं देता जितना क्लियर ये पेकाइटिन सबफेज में दिखाई देता है, ठीक है, पेकाइटिन सबफेज में इसकी क्लियरेंस बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देता है, ये समझ गए, यहाँ जस्ट बनता है, ये यहाँ जस्ट अटैचमेंट होती है, ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में नॉन सिस्टर है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो ये और ये आपस में कैसी हैं, नॉन सिस्टर हैं, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्लियर, समझ गए, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, अब इनकी अटैचमेंट होगी यहाँ, क्लियर है,
ये स्टेज है, कैसा स्टेज है? जाइगोटिन स्टेज। क्लियर है? सेकंड सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। क्लियर है ना? समझ गए? जल्दी से लपेट लो इसे, जल्दी से लपेट लो। हो गया? चलो, तो ये है मियोसिस का बचा हुआ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले दो सब फेजेस क्लियर कर चुके हैं हम प्रोफेज फर्स्ट के। क्लियर है? अब हम बात करते हैं थर्ड सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। थर्ड सब फेज कौन सा है? थर्ड सब फेज है पेकाइटिन, पेकाइटिन सब फेज। क्लियर है? पेकाइटिन सब फेज में क्या होता है? तो देखो, पेकाइटिन सब फेज लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट सब फेज है, सॉरी, लॉन्गेस्ट सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट का सबसे लंबा सब फेज है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा टाइम यही लगता है। रीजन इसका, क्योंकि यहाँ रिकम्बिनेशन होती है, रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन या फिर कहो तो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स हियर। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ, समझ गए? अब देखो नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन होती क्या है ये समझते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन क्या होती है? तो देखो, हम पॉइंट बनाएंगे, रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। रिकम्बिनेशन कह लो या फिर क्रॉसिंग ओवर कह लो, क्रॉसिंग ओवर कह लो। अब देखो क्या होता है, ये प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। ठीक है, इट इज द एक्सचेंज, इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल कह लो या फिर डीएनए कह लो। ठीक है, या फिर तुम लोग कहो जीन, जीन का एक्सचेंज होगा किसके बीच में? बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हम लोगों ने कहा था कि क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में अरेंज होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर में अरेंज होते हैं। क्लियर है? और आपस में अटैच रहते हैं। तो उस होमोलोगस पेयर के जो क्रोमोसोम हैं उनके अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, उनमें जब आपस में जीन्स का एक्सचेंज होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन कहेंगे। देखो, समझने की कोशिश करना क्या होता है। ये एक क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर का। क्लियर है? होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम है। ये थोड़ी सी बड़ी बन गई आर्म। होमोलोगस पेयर का एक मेंबर है, एक क्रोमोसोम है। ठीक है, क्लियर है? ये इसका स्ट्रक्चर है। मैं थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि क्रोमोसोम अलग से नज़र आ जाए, तुम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ क्रोमोसोम को। समझ गए? तो ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, ये हो गया। अब ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेगा दूसरे क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, होमोलोगस पेयर के दूसरे क्रोमोसोम के साथ। ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, अब दोनों क्रोमोसोम अटैच है, होमोलोगस पेयर है। ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड है। कल हम क्लियर कर चुके हैं। जबकि ये और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं।
अब इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना है, ठीक है। इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना है, समझ गए, और वो होगा एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, रिकम्बिनेशन एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। अब इसको समझने के लिए इसका रिजल्ट निकालो। क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, देखो तुम लोग समझने की कोशिश करना। इसका रिजल्ट बनेगा ये एक क्रोमोसोम था, क्लियर है। और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। देखो क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ है, क्रोमोसोम ने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की हेल्प से, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ने आपस में कुछ जीन, कुछ परसेंट हिस्सा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर लिया, चेंज कर लिया। तो देखो क्या हुआ, कैसे चेंज हुआ है, इसका कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम में जुड़ गया, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम का पार्ट हो गया, तो ये इस क्रोमोसोम का हिस्सा हो गया, जबकि इस क्रोमोसोम का जो पार्ट था वो इस क्रोमोसोम में जुड़ गया, ठीक है, समझ गए। ऐसा ही यहाँ होगा, इस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम में जुड़ जाएगा, क्लियर है, समझ रहे हो ना। और इस पहले क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा इस दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ जाएगा, जो कि हमें अलग से नजर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो ये होता है क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन, समझ आ रहा है ना। इसका इसीलिए मैंने थोड़ा अलग रिप्रेजेंट किया है, इसका हिस्सा इस क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज हो गया, मतलब इसका ये पार्ट इसके साथ जुड़ गया, इसका पार्ट ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। पहले क्रोमोसोम का हिस्सा दूसरे के पास और दूसरे का हिस्सा पहले के पास, बट हुआ सिर्फ कहाँ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के जहां अटैचमेंट थी उस जगह, ठीक है। तो इस जगह को, ठीक है, जहां रिकम्बिनेशन हो रहा है, अब इस जगह को जहां रिकम्बिनेशन हो रहा है, समझना, मैं दोबारा बना रहा हूं यही डायग्राम, देखो दोबारा ये डायग्राम बना रहा हूँ, देखो दोबारा बनाने का रीज़न ये है ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। मैं इस डायग्राम में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ समझ लो। देखो क्या होता है, जो हिस्सा एक्सचेंज हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का जो पार्ट एक्सचेंज हुआ है, उसको किस तरह से शो करेंगे, जैसे यहाँ पिछले डायग्राम में शो किया है, एज इट इज़ वैसे ही शो करेंगे। देखो बट यहाँ जिस जगह एक्सचेंज हुआ है ना, जो ये पोजीशन बनी है एक्सचेंज होने की, ठीक है, ये जो पोजीशन है यहाँ, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इस पोजीशन को कहते हैं रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन नोड्यूल, रिकम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है।
जहां पर रिकम्बिनेशन हुई है। और इस रिकम्बिनेशन वाली जगह ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो कि हमें दिखने में कैसा होगा, ऐसी एक्स जैसी अपीयरेंस आएगी, क्रॉस जैसी अपीयरेंस आएगी। आ रही है ना क्रॉस जैसी अपीयरेंस, जहां ये आपस में जुड़ रहे हैं और जहां रिकम्बिनेशन हुई है। ठीक है, ऐसा यहाँ भी इसी रिकम्बिनेशन नोड्यूल पर भी ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं चियाज़माटा। चियाज़माटा क्लियर है, ये है चियाज़माटा। तो देखो ये दो टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब करने के लिए मैंने वो डायग्राम दोबारा बनाया है। तो समझो रिकम्बिनेशन होती है तो क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज करती है जेनेटिक मटेरियल को इस तरह से। ठीक है, तो ये अब जो क्रोमोसोम्स बने हैं वो रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम बन गए, वो रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम बन गए। एक बार ये तुम लोग इतना नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर की। कहाँ? पैकाइटिन स्टेज में, पैकाइटिन सब फेज में। क्लियर है? तो रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट जो रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर है, रिकम्बिनेशन बोल दो या फिर क्रॉसिंग ओवर है, वो एक इज अ एंजाइम मेडिएटेड, enzyme mediated is an enzyme mediated process। इसमें काफ़ी सारे एंजाइम यूज होते हैं, जैसे रिकम्बिनेज एंजाइम हो गया, रिकम्बिनेज एंजाइम हो गया, रिकम्बिनेज एंजाइम। क्लियर है? इसी तरह एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया। और इसी तरह लाइगेज एंजाइम हो गया। क्लियर है? तो रिकम्बिनेज एंजाइम कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं है, एक कैटेगरी है एंजाइम्स की जो रिकम्बिनेशन में हेल्प करती है। हम लोगों ने इसे एक पॉइंट बना के लिख लिया, तो ये एक कैटेगरी है। ठीक है, और जैसे एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज है, ये इसी का पार्ट है। समझ गए? तो देखो रिकम्बिनेज एंजाइम्स ऑल ओवर कौन से एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मेन एंजाइम बोल सकते हो तुम लोग, मेन एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सचेंज द मटेरियल यानी जीन को ये एक्सचेंज करता है। क्लियर है? तो एंडोन्यूक्लियस क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस काम आता है कट करने के, कट द डीएनए इन स्मॉल फ्रैगमेंट्स, इन स्मॉल फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा, फिर वही फ्रैगमेंट्स एक्सचेंज होंगे। ठीक है, और लाइगेज क्या करेगा, लाइगेज यूज होता है, यूज टू रिजोइन द एक्सचेंज्ड पार्ट, एक्सचेंज पार्ट ऑफ डीएनए। जो पार्ट एक्सचेंज हो गया उसको क्रोमोसोम के साथ वापस जोड़ना भी तो पड़ेगा। ठीक है ना? तो वहाँ काम आता है एंजाइम लाइगेज, और ये एक हाईली एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। और ये बताया किसने था, ये बताया किसने था, एक्सप्लेन्ड बाय ब्रेकेज एंड रीयूनियन। ब्रेकेज एंड रीयूनियन नाम से पता चल रहा है ना, ब्रेकेज रीयूनियन क्या होता है, रीयूनियन थ्योरी। ये हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ब्रेकेज रीयूनियन थ्योरी।
यही थ्योरी है, यही जेनेटिक्स में भी पढ़ी जाती है एज इट इज। ठीक है कि जो रिकम्बिनेशन एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, ये किसके द्वारा दी गई थी? गिवन बाय डार्लिंगटन, सोचो मत ज़्यादा, डार्लिंगटन एंड होटा। डार्लिंगटन और होटा दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी, और इसी थ्योरी के द्वारा मोस्ट एक्सप्लेन किया जाता है एंजाइमेटिक नेचर ऑफ रिकम्बिनेशन। क्लियर है ना? तो ये रिकम्बिनेशन होती है, जहां जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा किसके बीच में? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। क्लियर है? समझ गए? तो ये रिकम्बिनेशन है, और यहाँ पे काइटिन स्टेज कंप्लीट होता है। पॉज करो, नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट सब फेज पे आते हैं, नेक्स्ट सब फेज डिस्कस करते हैं। हो गया? चलो, ये था पेकाइटिन। अब इससे नेक्स्ट सब फेज जो है उसकी बात कर लेते हैं, यानी फोर्थ सब फेज। क्लियर है? फोर्थ सब फेज कौन सा होगा? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन सब फेज में क्या होता है? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर a cross form structure is appeared at the point of joining of non-sister chromatids of homologous chromosomes called chiasmata। क्लियर है? एक क्रॉस फॉर्म स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कहां? उस जगह जहां पर क्रॉसिंग ओवर के टाइम दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़ी हुई होंगी। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन सी? होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ी हुई होंगी, उस जगह ये ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है? उस जगह दिखाई देता है ये। समझ रहे हो? क्लियर है ना? चलो, नेक्स्ट क्या होता है यहाँ? चियाज़्माटा जो है इसको चियाज़्माटा या चियाज़्मा बोला जाता है, एक ही बात है। चियाज़्माटा या चियाज़्मा क्या होता है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, नॉट अ कॉज। ये क्रॉसिंग ओवर का कारण नहीं है, ये क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है। मतलब इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ये दिखाई देता है। समझ रहे हो ना? डिफरेंस है दोनों टर्म्स में। क्रॉसिंग ओवर इसकी वजह से नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये दिखाई देता है, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ये बनता है, दिखाई देता है। ठीक है? इट इज नॉट अ कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बट इट इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, चियाज़्मा या चियाज़्माटा is more clearly visible when या फिर
ड्यूरिंग रिपल्सन ऑफ क्रॉस्ड ओवर या क्रॉस ओवर्ड repulsion of cross overed non sister chromatids of homologous chromosomes तो देखो क्या होता है, अगर मैं कहूं या कोई पूछे कि ये चियाज़्माटा या चियाज़्मा सबसे ज्यादा मोर क्लियरली कहां दिखाई देगा, तो चियाज़्माटा या चियाज़्मा मोर क्लियरली दिखाई देता है कब, जब ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम्स की दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को रिपेल कर रही हो, इनके अंदर जब रिपल्सन होता है उस टाइम ये चियाज़्मा स्ट्रक्चर जो है क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है, ये मोर क्लियरली सीन होता है। ठीक है, मोर क्लियरली दिखाई देता है। समझ गए? क्लियर है ना? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो डिप्लोटिन स्टेज है, डिप्लोटिन इज very long phase, sometimes it may extended from few months to few years। ये एक लंबा फेज होता है और कई बार ये कुछ महीनों से कुछ सालों तक भी लंबा हो सकता है, सालों तक भी रह सकता है। ठीक है, डिप्लोटिन फेज, डिप्लोटिन जो सब फेज है। क्लियर है? एग्जाम्पल की अगर बात करें, इन ह्यूमन फीमेल it can be of 12 to 15 years, 12 से 15 साल का हो सकता है ह्यूमन फीमेल में। ठीक है, डिप्लोटिन जो सब फेज है वो बहुत लंबा सब फेज होता है और ये 12 से 15 साल का भी हो सकता है ह्यूमन फीमेल के अंदर। ठीक है, 12 से 15 साल लंबा भी हो सकता है ह्यूमन फीमेल के अंदर। तो ये बात है डिप्लोटिन सब फेज की। क्लियर है? ये बात है डिप्लोटिन सब फेज की। जल्दी से नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सब फेज, फिफ्थ एंड लास्ट सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। क्लियर है? चलो बात करते हैं। देखो फिफ्थ और लास्ट सब फेज क्या होगा। ठीक है, फिफ्थ और लास्ट सब फेज क्या होगा? ये होता है डायकाइनेसिस। क्लियर है? डायकाइनेसिस सब फेज क्या है? ये लास्ट सब फेज है किसका? प्रोफेज फर्स्ट का। ठीक है, लास्ट सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, लास्ट सब फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट सब फेज है ये। क्लियर है? समझ गए? समझ रहे हो ना? इस फेज में क्या होता है? इस फेज में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस सब फेज chiasma moves
toward chiasma moves toward the terminal ends of chromosomes, terminal ends of chromosomes in a zip-like manner, in a zip-like manner, in a zip-like manner, and this mechanism is called terminalization. क्लियर है? क्या होता है, डायकाइनेसिस सब फेज के दौरान जो चियाज़मा होता है ना, यानी जहां क्रॉसिंग ओवर हुई थी, वो धीरे धीरे क्या होता है, जब एक्सटेंशन होने लगती है क्रोमेटिड्स के बीच में, एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, रिपल्सन होने लगती है, तो चियाज़मा टर्मिनल एंड की तरफ मूव होने लगेगा। टर्मिनल एंड की तरफ मूव होगा तो इस मैनर को कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे टर्मिनलाइजेशन। और इस तरह से होगा जैसे चेन खुल रही है, ठीक है, जो जिप नहीं होती जैकेट वगैरह की, जैसे जैसे जिप खुलती है ये दोनों पार्ट अलग होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, तो इसी तरह जिप को तुम लोग चियाज़मा समझ लो और खुलने वाली एंडिंग को तुम लोग टर्मिनल एंड समझ लो। तो देखो धीरे धीरे क्रोमेटिड अलग होती जाएगी, समझ गए? ये होता है टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस। क्या होता है, देखो 2 क्रोमोसोम्स हैं, वही 2 क्रोमोसोम हैं जो हम लोगों ने बनाए थे। अभी तो ये बहुत नजदीक है, ठीक है, अभी तो ये बहुत नज़दीक है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई है, अभी यहाँ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ अभी अभी क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हुआ है। अब यहाँ जो चियाज़मा बना हुआ है ना, वो धीरे धीरे, अभी टर्मिनल एंड पे नहीं है, ये है टर्मिनल एंड, ये है टर्मिनल एंड, अभी वो टर्मिनल एंड पे नहीं है, अभी वो यहीं है, ठीक है, यहीं है इसी पोजीशन पे। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगी। ये चियाज़मा है ना, 2 चियाज़मा है, ठीक है, तो यहाँ डबल क्रॉसिंग ओवर हुई है, डबल क्रॉसिंग ओवर होगी, 2 चियाज़मा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेगा, ये क्रोमोसोम टर्मिनल एंड पे मूव करने लगेंगे, यानी दोनों क्रोमेटिड आपस में रिपेल करने लगेंगी, आपस में दूर जाने लगेंगी, तो ये चियाज़मा टर्मिनल एंड की तरफ चलने लगेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। देखो जैसे लास्ट में ये स्टेज टर्मिनलाइजेशन के टाइम कैसा हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन जब कंप्लीट हो रही होगी तब ये स्टेज कैसा हो जाएगा, देखो ध्यान देना। इस तरह से इस तरह से ये हो गई है टर्मिनलाइजेशन, ये हो गई टर्मिनलाइजेशन। और चियाज़मा बिल्कुल एंडिंग पे पहुंच गया, चियाज़मा बिल्कुल एंडिंग पे पहुंच चुका है, ठीक है, चियाज़मा बिल्कुल एंडिंग पे पहुंच चुका है। ये है एंडिंग वाला पोर्शन। ये 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम, 2 चियाज़मा है, 2 चियाज़मा, 2 एंडिंग है, 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 2 एंडिं
ये है एंडिंग वाला पोर्शन। चियाज़्मा बिल्कुल एंडिंग वाले हिस्से पे पहुंच गया। एंडिंग वाले हिस्से पे पहुंचने से क्या हुआ है, देखो ये तो वो क्रॉसओवर पार्ट है जो एक्सचेंज हो चुका है, रिकम्बाइंड पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ टर्मिनल एंड पे पहुंच गया चियाज़्मा, बट दोनों क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अलग नहीं होते, अलग नहीं होते हैं, रहते अटैच्ड ही हैं, अलग नहीं होते। बट चियाज़्मा जहाँ यहाँ था, इस स्टेज पे था, वो टर्मिनल एंड पे पहुंच चुका है। क्लियर है? जो इस स्टेज पे चियाज़्मा था वो टर्मिनल एंड पे पहुंच चुका है, यहाँ से आगे नहीं जा सकता। यहाँ से आगे गया तो दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, आपस में सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ से आगे मूव किया चियाज़्मा ने, यानी और ज़्यादा टर्मिनलाइजेशन हुई तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे। और यहाँ ऐसा होता नहीं है, यहाँ ऐसा होता नहीं है। वही बात, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो क्रोमोसोम कहते हैं कि हमारे यहाँ डाइकाइनेसिस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स do not separate, they remains attached by terminal ends, वो टर्मिनल एंड्स के हेल्प से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ ये डिटेच नहीं होते, टर्मिनल एंड्स की हेल्प से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। हालांकि टर्मिनलाइजेशन होती है, बिल्कुल चियाज़्मा एंड तक पहुंचने को हो जाता है, बट एंड तक पहुंचकर रुक जाता है, अलग नहीं होता, ठीक है। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं होते, तुम लोग समझ सकते हो डिफरेंस दोनों का। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होते, चाहे कितनी टर्मिनलाइजेशन हो जाए, ठीक है, फिर भी अटैच रहते हैं इनके एंड। अब वो अटैच क्यों रहते हैं और ये अलग कब होंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में मियोसिस फर्स्ट के बचे हुए फेजेस को, ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रोफेज के बाद मेटाफेज की, ठीक है। तो मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, देखो अब फर्स्ट रोमन में है तो एसटी नहीं आएगा, ठीक है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट में वही मेटाफेज प्लेट बनेगी। तो देखो कैसे, जो क्रोमोसोम्स थे वो ये सेल है, ठीक है, ये है सेल, और इसी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे। किस फॉर्म में क्रोमोसोम अरेंज होंगे, ऐसे, ठीक है। होमोलोगस पेयर है, क्रोमोसोम का पेयर बना ही रहेगा, क्रोमोसोम का पेयर बना ही रहेगा, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर अरेंज रहेंगे, इसी तरह बने रहेंगे। डिफरेंस क्या होगा माइटोसिस और मियोसिस के प्रोफेज में, कि मियोसिस और माइटोसिस के प्रोफेज में इतना ही डिफरेंस होगा कि यहाँ जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में होंगे, और पेयर में भी रिकम्बिनेंट टाइप के होंगे। रिकम्बिनेंट टाइप के हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बनाए थे, तुम लोगों ने देखे हैं, यानी कुछ परसेंट जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है, कुछ परसेंट जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। तो देखो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स कहाँ अरेंज होंगे, ये सेल के इक्वेटर पे अरेंज होंगे, इस तरह से। ये सेल का इक्वेटर है, ठीक है, सेंटर पोर्शन है, सेल के इक्वेटर पे अरेंज होंगे। सेल थोड़ा बड़ा बनाते हैं, देखो डायग्राम में क्लियरिटी हो, सेल थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये सेल है, ठीक है, और ये सेल का इक्वेटर है, इसके इक्वेटर पे अरेंज होंगे परपेंडिकुलर टू सेंट्रियोलर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू सेंट्रियोलर एक्सिस। क्लियर है, समझ गए। तो देखो ये है सेंट्रियोल्स, ये है सेंट्रियोल्स, ये है सेंट्रियोल्स। क्लियर है, इनसे अटैच रहेंगे,
इनसे अटैच रहेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी क्रोमोसोमल फाइबर्स की हेल्प से। ठीक है, क्रोमोसोमल फाइबर्स की हेल्प से, स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से अटैच रहेंगे, अरेंज रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से तुम लोग क्रोमोसोम और बना सकते हो, देखो समझने के लिए। ठीक है, ये होमोलोगस पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमोसोम के होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर हैं ये, जिन्हें होमोलोगस पेयर बोला जाता है। ठीक है, जिन्हें होमोलोगस पेयर बोला जाता है, जिन्हें होमोलोगस पेयर बोला जाता है। देखो इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से, और यही फिर इन स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से जुड़े हुए होंगे सेंट्रियोल से। क्लियर है, यही स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से सेंट्रियोल से जुड़े हुए होंगे। तो ये क्या है, ये है मेटाफेज प्लेट। ये क्या है, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट। और मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हैं क्रोमोसोम्स के पेयर। टोटल क्रोमोसोम होते हैं, अगर हम ह्यूमन का केस लेकर के चले, 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम अगर पेयर में अरेंज होंगे तो ये मेटाफेज प्लेट पे कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, यहाँ होंगे 23 पेयर, 23 पेयर, वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, होमोलोगस 23 होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 पेयर में टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होंगे। ठीक है, और ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं रिकम्बिनेंट टाइप के, रिकम्बिनेंट टाइप के, रिकम्बिनेंट टाइप के 46 क्रोमोसोम इस तरह से एक इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, सेल के इक्वेटर पे, जिसे हम लोग मेटाफेज प्लेट बोलेंगे, और पेयर बना करके। तो 46 क्रोमोसोम का पेयर कितना बनेगा, 23 पेयर बनेंगे, और ये क्रोमोसोम आपस में होंगे होमोलोगस, जहां रिकम्बिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये है सेकंड फेज, यानी मेटाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। क्लियर है, एक बार नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं। ये क्या बन गया, मेटाफेज प्लेट। अब देखो, अब नेक्स्ट फेज डिस्कस करते हैं। मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आता है, मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज। अब हम बात कर रहे हैं एनाफेज फर्स्ट की, अब बात कर रहे हैं एनाफेज फर्स्ट की। तो देखो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, देखो ध्यान देना। जो मेटाफेज प्लेट बनी थी, मैं सेल को नहीं बना रहा, सेल की बाउंड्री नहीं बना रहे, यहाँ थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, सेल हम बाद में बनाएंगे, पहले क्रोमोसोम बनाते हैं। देखो अभी हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो रिकम्बिनेंट टाइप के हैं। होता क्या है, चलो देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर से ही समझते हैं। ये सेल है अपने पास, ये है अर्ली एनाफेज, और ये है लेटर एनाफेज, ये स्ट्रक्चर है लेटर एनाफेज का। क्लियर है, अर्ली एनाफेज और लेटर एनाफेज। अर्ली एनाफेज में क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, यानी सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स का जो कंपाउंड है, और यही इसी साइड, इस साइड भी है, दोनों पोल्स पे प्रेजेंट है, पोल बनाए हुए हैं। यही उन क्रोमोसोम्स को अरेंज रखता है इक्वेटर पे। अब क्या होगा, एनाफेज आ जाएगा, तो एनाफेज में स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, बट यहाँ स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर की नहीं होगी, यहाँ स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर की नहीं होगी, बल्कि यहाँ स्प्लिटिंग होगी होमोलोगस पेयर में अरेंज क्रोमोसोम्स की। ठीक है, होमोलोगस पेयर में अरेंज क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम देखो मैं थोड़े बड़े बना रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ये देखो हम लोगों ने कहा था क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं रिकम्बिनेंट टाइप के, रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहाँ। रिकम्बिनेंट क्योंकि रिकम्बिनेशन हो चुकी है प्रोफेज के अंदर, पैकाइटिन स्टेज सब फेज में रिकम्बिनेशन हो चुकी है, तो रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है,
अब ये रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहाँ, रिकम्बिनेंट टाइप के। रिकम्बिनेंट टाइप के जैसे हम लोगों ने बनाए थे, बनाओ। ये रिकम्बिनेंट टाइप के, याद आ रहा है ना, ऐसे क्रोमोसोम हम लोगों ने बनाए थे। तो डिटेल बिल्कुल सेम रखेंगे एंड तक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इनकी रिकम्बिनेशन किसके साथ हुई थी? इनकी रिकम्बिनेशन हम लोगों ने ऑरेंज कलर वाले क्रोमोसोम के साथ बनाई थी, ठीक है। और ये चियाज़मा टर्मिनल एंड पे आकर के रुक गया था, ठीक है, टर्मिनल एंड पे आकर के रुक गया था। क्लियर है ना, याद होगा। तो देखो टर्मिनल एंड पे आकर के रुक गया था। अब यहाँ रिकम्बिनेशन हो चुकी है, मतलब कुछ पार्ट एक्सचेंज हो चुका है, तो यहाँ कलर चेंज कर देते हैं। जब एक्सचेंज हो चुका है पार्ट्स का तो कलर चेंज कर देते हैं। देखो क्या होता है, जैसा हम लोगों ने पहले किया था, इसका कुछ हिस्सा ऑरेंज वाले का कुछ हिस्सा ग्रीन वाले के साथ जुड़ गया। इसी तरह यहाँ भी ऑरेंज वाले का कुछ हिस्सा ग्रीन वाले के साथ जुड़ गया। इसी तरह यहाँ ऑरेंज वाले का कुछ हिस्सा ग्रीन वाले के साथ, ऑरेंज वाले का कुछ हिस्सा ग्रीन वाले के साथ, और यही ग्रीन वाले के यही ऑरेंज वाले के साथ, ऑरेंज वाले ग्रीन का कुछ हिस्सा ऑरेंज के साथ जुड़ गया, ठीक है, ग्रीन का कुछ हिस्सा ऑरेंज के साथ जुड़ गया। क्लियर है, ग्रीन का कुछ हिस्सा ऑरेंज के साथ जुड़ गया। ये हो गया रिकम्बिनेशन टाइप। ये रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम है जो यहाँ अरेंज थे। अब क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर ने इनको खींचना शुरू कर दिया, स्पिंडल फाइबर्स ने इनको खींचना शुरू कर दिया, ठीक है। स्पिंडल फाइबर से अटैच थे ये, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स ने पुलिंग फोर्स लगाया, ठीक है, इनको पुल करना शुरू कर दिया इक्वेटर की सॉरी इन सेंट्रियोल्स की तरफ, यानी रिस्पेक्टेड पोल्स की तरफ पुल करना स्टार्ट कर दिया। और अंदर से फिर पुशिंग लगी, यहाँ जो इंटरजोनल फाइबर्स थे उनकी पुशिंग लगी, ठीक है। क्रोमोसोम्स के बीच में भी तो फाइबर बनेंगे ना, इंटरजोनल फाइबर जो क्रोमेटिड को सेपरेट करने के काम आते हैं, वही क्रोमोसोम के पेयर्स को सेपरेट करने के काम आएंगे, ठीक है। ये पेयर में प्रेजेंट थे, होमोलोगस पेयर में इन क्रोमोसोम को सेपरेट कर दिया जाएगा, यहाँ से अलग अलग भेज दिया जाएगा। यानी 23 क्रोमोसोम तो ऊपर भेज दिए जाएंगे, 23 क्रोमोसोम पेयर थे जिसमें से 23 ऊपर भेज दिए, 23 नीचे भेज दिए। 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स। क्लियर है, समझ गए। ये तो था अर्ली एनाफेज, ठीक है, अर्ली एनाफेज, अर्ली एनाफेज, समझ गए। अब लेटर एनाफेज में क्या होगा? लेटर एनाफेज में क्या होगा? ये पेयर सेपरेट हो चुके होंगे, चियाज़मा डिसअपियर हो चुका होगा, ठीक है, चियाज़मा डिसअपियर हो चुका होगा, और एट लास्ट क्या होगा? हाफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, यानी यहाँ इसी एनाफेज में एक्चुअल हैप्लॉइड जो सेट हैं वो बनते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाया जाता है, क्योंकि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम एक साइड, 23 क्रोमोसोम दूसरी साइड चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, ये जो सेंट्रियोल था, ये जो सेंट्रियोल था, आधे क्रोमोसोम यानी 23 क्रोमोसोम, 46 में से 23 क्रोमोसोम, पेयर का आधा हिस्सा इसके पास पहुंच गया और पेयर का आधा हिस्सा इसके पास पहुंच गया। पेयर का आधा हिस्सा ऊपर, पेयर का आधा हिस्सा नीचे में, यानी एक पोल पे आधा पेयर, एक पोल पे आधा पेयर, यानी 23 क्रोमोसोम एक पोल पे, 23 क्रोमोसोम एक पोल पे, तो टोटल 46 क्रोमोसोम हाफ हाफ हो गए ना, ठीक है। तो इसी को तो कहते हैं एक्चुअल में हैप्लॉइड कंडीशन बनना। यहाँ क्या आया? यहाँ आए रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम्स, और सारे क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के होंगे क्योंकि रिकम्बिनेशन हो चुकी है, तो उनको बनाना सीखो। देखो
रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम इस साइड पहुंच चुके हैं और ऐसे ही सेम रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम दूसरी साइड पहुंच चुके होंगे। यही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझना है, इसलिए मैं क्रोमोसोम यहाँ बड़े बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आए स्ट्रक्चर, ऐसे कंफ्यूज मत होना तुम लोग, ठीक है। देखो अब ये क्रोमोसोम कैसे है, रिकम्बिनेंट टाइप के है ना, तो रिकम्बिनेशन हो चुकी होगी, ठीक है। देखो पार्ट एक्सचेंज हो चुके होंगे, कुछ परसेंट जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका होगा, ठीक है। इसका इसके साथ हुआ है, इसका इसके साथ हुआ है, क्लियर है ना। तो देखो ये इतनी डिटेल्स इसीलिए दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ समझ आ जाए, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं यहीं आकर के। मियोसिस माइटोसिस समझ आ जाती है, बट ये नहीं समझ आता कि हुआ कैसे है पूरा प्रोसेस, और यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ गए, ये रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं और ये अपने अपने रेस्पेक्टेड पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं, अपने अपने रेस्पेक्टेड पोल्स पे पहुंच चुके हैं, क्लियर है, समझ गए। तो ये हुआ है लेटर एनाफेज के अंदर। तो अभी हम लोग क्या कहेंगे, ये 23 क्रोमोसोम्स इस साइड आ गए, ये 23 क्रोमोसोम्स इस साइड आ गए, ठीक है, समझ गए। तो देखो अभी एनाफेज के बारे में क्या कहेंगे कि ड्यूरिंग दिस फेज the chromosomes in homologous pairs arranged on metaphase plate are segregated। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, यहाँ हाफ chromosomes of pairs moves toward one pole and other half chromosomes moves toward other pole। आधे क्रोमोसोम जो पेयर बना था क्रोमोसोम्स का, उसमें से आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले गए, आधे क्रोमोसोम एक तरफ आ गए, यानी एक पोल की तरफ आधे और एक पोल की तरफ आधे। यहां समझने वाली बात क्या है, इस केस में, इस एनाफेज में समझने वाला पॉइंट क्या है कि हियर द homologous pair of chromosomes are segregated। homologous pair टूटे हैं,
note the chromosomes, note the chromosome. क्रोमोसोम्स नहीं टूटे, होमोलोगस पेयर्स टूटे हैं, जिसमें से आधे क्रोमोसोम एक तरफ आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले गए। यहाँ जो मेटाफेज प्लेट पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे ना, उसमें से आधे 23 क्रोमोसोम इस साइड, आधे 23 क्रोमोसोम इस साइड चले गए। ठीक है, समझ गए? ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अगर तुम समझना चाहो तो देखो, centromere do not split in this anaphase. Centromere do not split in this anaphase. इस एनाफेज में सेंट्रोमियर नहीं टूटता, सेंट्रोमियर नहीं टूटता। ठीक है, यानी क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर नहीं टूटता जिससे सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो सके। ठीक है, यानी सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होती, बल्कि क्या होता है, क्रोमोसोम अलग होते हैं। क्रोमोसोम का जो पेयर था ना, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा, जोड़े के दो मेंबर बिछड़ गए आपस में। ठीक है, और बिछड़ने से पहले जेनेटिक मटेरियल यानी कुछ परसेंट जीन का एक्सचेंज कर चुके थे, रिकम्बिनेशन हो चुकी थी। ये है एनाफेज फर्स्ट। ये क्या है? एनाफेज फर्स्ट। जल्दी से निपटाओ इसे, फिर नेक्स्ट फेज डिस्कस करते हैं। जल्दी निपटाओ, जल्दी, चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। एनाफेज के बाद लास्ट फेज है कार्योकाइनेसिस फर्स्ट का, यानी मियोसिस फर्स्ट के कार्योकाइनेसिस फर्स्ट का लास्ट फेज है टीलोफेज। तो टीलोफेज डिस्कस करते हैं। ये एनाफेज है। ये किसकी बात हुई? एनाफेज की। अब हम बात कर लेते हैं टीलोफेज की। अब बात करते हैं टीलोफेज की। तो देखो टीलोफेज में क्या होता है। टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, देखो ध्यान देने वाली चीज़ है। अब लास्ट में यही मैटर बचता है सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में, कि जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स reached on both the poles, क्रोमेटिड या फिर क्रोमोसोम्स या फिर डायरेक्ट लिख लो, जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे पहुंचे हैं ना, वो क्या करते हैं, starts to decondense, starts to disintegrate, बिखरना शुरू कर देते हैं, disintegrate, या फिर starts decondensation, in order to form chromatin material, in order to form chromatin material, but do not decondense completely. कंप्लीटली डिकंडेंस डिसइंटीग्रेट नहीं होते। ठीक है, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट डिकंडेंस नहीं होते, समझ गए? तो क्या होता है, पार्शियली डिकंडेंस होते हैं। ठीक है, पार्शियली डिकंडेंस होते हैं। पार्शियल डिकंडेंसेशन occurs
and hence this telophase is different from mitotic टेलोफेज, और इसी वजह से ये टेलोफेज माइटोटिक टेलोफेज से अलग होता है। ठीक है, माइटोटिक टेलोफेज से अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है? समझ गए ना? चलो अब देखो क्या होता है। टेलोफेज है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा सब कुछ रीअपियर हो चुका होता है, रीअपियर्ड। ठीक है, ये रीअपियर हो चुके हैं, बट क्रोमोसोम्स कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होते। ठीक है, क्रोमोसोम पार्शियली डिसइंटीग्रेट होते हैं, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होते। ये है टेलोफेज फर्स्ट। ये क्या है? टेलोफेज फर्स्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ कार्योकाइनेसिस कंप्लीट होगी टेलोफेज फर्स्ट में। अब हम बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस की। अब बात किसकी कर लेते हैं? सेकंड फेज ऑफ एम्फेज। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। अब तक जो मैटर चला वो एक सेल के अंदर की बात थी। ठीक है, वो एक ही सेल के अंदर की बात थी, यानी उसी के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए हैं, ठीक है। इस तरह क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं। ठीक है, पर हैं कैसे? ये भी n है, ये भी n है, यानी ये क्या है? 23 क्रोमोसोम रखने वाला, 23 क्रोमोसोम रखने वाला, और ये भी 23 क्रोमोसोम रखने वाला, ये भी 23 क्रोमोसोम रखने वाला। अब क्या होता है इस सेल के साथ? अब ये सेल करेगा डिवीजन। ये हमें पता है किस तरह से डिवाइड करेगा। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में अंदर हम लोगों ने देख लिए थे, सेल प्लेट फॉर्मेशन एंड सेल फ्रो फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, डिवाइड हो गया, दो डॉटर सेल्स बन गए। दो डॉटर सेल बने जिनमें एक एक न्यूक्लियस चला गया, एक एक न्यूक्लियस चला गया जिनके अंदर। ठीक है, एक एक न्यूक्लियस चला गया। अब ये सेल कैसे हैं? ये भी हैप्लॉइड सेल हैं, टू हैप्लॉइड डॉटर सेल, टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ मियोसिस फर्स्ट होती है कंप्लीट, ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है। ये क्या है? साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है। यहाँ मियोसिस फर्स्ट होती है कंप्लीट। अब हमें देखना है मियोसिस सेकंड का मैटर, तो तुम लोग ये निपटा लो पहले, फिर मियोसिस सेकंड डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं मियोसिस सेकंड की। क्लियर है ना? ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के साथ। अब बात आती है मियोसिस सेकंड की। तो देखो मियोसिस सेकंड में क्या होता है, मियोसिस सेकंड में क्या होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस सेकंड, बट मियोसिस सेकंड कैसे स्टार्ट होगी? पहले यहाँ कंप्लीट क्या हुआ है? साइटोकाइनेसिस ना, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो सेल्स बने हैं उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर ग्रोथ होगी, यानी ग्रोथ का टाइम पीरियड जो कि इंटरकाइनेसिस कहलाता है, इंटरकाइनेसिस कहलाता है, वो परफॉर्म होगा। और उसके बाद शुरू होगी कहीं जाकर के मियोसिस
मियोसिस सेकंड। क्लियर है? मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड क्या होता है? तो देखो, अगर मियोसिस सेकंड को डिफाइन करना होना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, वेरियस स्टेप्स ऑफ मियोसिस सेकंड are similar to that of mitosis। क्लियर है? so we can also say that meiosis second is also an equational division। हम लोग ये कह सकते हैं कि मियोसिस सेकंड एक इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेप किससे मैच करते हैं? एज इट इज माइटोसिस से मैच करते हैं। बट एक डिफरेंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, बट इसीलिए इसे माइटोसिस नहीं कहा, ठीक है, मियोसिस सेकंड कहा। बट one single difference is that here the chromosomes are of recombinant type। एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ जो क्रोमोसोम होते हैं वो रिकम्बिनेंट टाइप के होते हैं, जबकि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम होंगे वो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, उनमें रिकम्बिनेशन जैसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल से क्रोमोसोम होते हैं, और यहाँ क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के होते हैं। ये चीज़ समझ गए? क्लियर है ना? चलो, ये हुई मियोसिस सेकंड की डेफिनेशन की बात। अब मियोसिस सेकंड का वही पुराना फंडा, पहले स्टार्ट होगी कार्योकाइनेसिस, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्योकाइनेसिस सेकंड। ठीक है, और कार्योकाइनेसिस में स्टार्ट होंगे वही पुराने स्टेप्स, सब फेजेस जिन्हें कहा जाता है प्रोफेज कौन सा है? प्रोफेज सेकंड है। ठीक है, तो देखो प्रोफेज सेकंड में क्या होता है? प्रोफेज सेकंड में क्या होता है? ये सेल है। ठीक है, ये सेल है। अभी हम एक को लेकर के चल रहे हैं, हमारे पास ऐसे दो सेल है, मतलब दो बार मियोसिस सेकंड परफॉर्म होगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट दो हैप्लॉइड सेल्स बने। ये इसका न्यूक्लियस है। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो रही होती है, डिसअपियर हो रही होती है, हुई नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, और क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेशन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और एक चीज़ अगर तुम्हें याद है तो क्रोमोसोम यहाँ कैसे हैं? क्रोमोसोम है रिकम्बिनेंट टाइप के। क्रोमोसोम कैसे हैं? रिकम्बिनेंट टाइप के। भूल मत जाना ये चीज़, ये भूल गए तो सब गोल हो जाएगा। अगर ये चीज़ भूल गए ना कि क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के हैं, तो मियोसिस माइटोसिस सब गोल है। ठीक है, समझ गए? रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम हैं जो पेयर होने लगेंगे। धीरे धीरे जब लेटर प्रोफेज आएगा, तो लेटर प्रोफेज में क्या होगा? लेटर प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी होगी, और क्रोमोसोम से आराम से मज़े से बिखरे हुए होंगे सेल के अंदर। ठीक है, आराम से इधर उधर घूम रहे होंगे क्रोमोसोम्स।
क्लियर। बट क्या है यहाँ क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के हैं भाई, भूलना मना है, भूलना मना है कि क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, देखो पढ़ाते रहो, क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के हैं। क्रोमोसोम कैसे हैं? रिकम्बिनेंट टाइप के, सेल के अंदर मजे से घूम रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं यहाँ, तो ये आराम से घूमेंगे, इधर उधर टहलेंगे, रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम है। अब प्रोफेज कंप्लीट होता है, लेटर प्रोफेज आ गया, कंप्लीट हो गया प्रोफेज। अब हम आते हैं सेकंड फेज, जिसे हम लोग कहते हैं मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है? यही क्रोमोसोम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने के कारण सेल के अंदर घूम रहे थे, इधर से उधर टहल रहे थे, मजे कर रहे थे, ये अरेंज हो जाते हैं एक प्लेट की फॉर्म में। ठीक है, एक प्लेट की फॉर्म में। तो ये सेल है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पे एक प्लेट बना करके, जिसे हम लोग कहेंगे मेटाफेजिक प्लेट, क्योंकि वो मेटाफेज में अपीयर हुई है, हमें मेटाफेज में दिखाई दी है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसे? मेटाफेजिक प्लेट। समझ गए? देखो ये तो है सेंट्रियोल जो मेटाफेज प्लेट को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ ये रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम अरेंजमेंट शो करेंगे और इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट बना करके। ये रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है? अब देखो रिकम्बिनेंट है तो रिकम्बिनेंट बनाओ फिर इन्हें। रिकम्बिनेंट बनाओ, देखो क्या होगा? इस तरह से रिकम्बिनेशन होकर के आई है इनके अंदर। ठीक है, इस तरह से ये रिकम्बिनेंट बन करके आए हैं। देखो, और ये क्रोमोसोम जब इस इक्वेटर पे अरेंज हो गए ना, यहाँ मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। मेटाफेजिक प्लेट बनेगी तो मेटाफेजिक प्लेट को सपोर्ट देने के लिए ये अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर की हेल्प से। कहाँ? सेंट्रियोल पे। सेंट्रियोल पे सेंट्रोमियर अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से। ठीक है, ये बनेगा क्या? मेटाफेजिक प्लेट वाला स्टेज, और इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट जो परपेंडिकुलर टू सेंट्रियोलर एक्सिस और ऑन इक्वेटर ऑफ द सेल है और बनी है रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की हेल्प से। एक्चुअल में हो तो वही सेम माइटोसिस रही है ना, बट डिफरेंस क्या है? ओनली वन डिफरेंस है कि यहाँ क्रोमोसोम रिकम्बिनेंट टाइप के हैं। समझ गए? तो देखो मियोसिस सेकंड, कार्योकाइनेसिस सेकंड, प्रोफेज सेकंड और मेटाफेज सेकंड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी से लपेट लो। क्लियर है? जल्दी से लपेट लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। प्रोफेज और एनाफेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मियोसिस सेकंड का। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट फेज है प्रोफेज और मेटाफेज, सॉरी एनाफेज डिस्कस करना है और टीलोफेज डिस्कस करना है। इसी के साथ मियोसिस सेकंड खत्म हो जाएगी। क्लियर है? और चैप्टर भी खत्म। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में क्या होता है? एनाफेज सेकंड में जो सेल है जहां मेटाफेजिक प्लेट बन चुकी है,
जिस सेल में मेटाफेजिक प्लेट बन चुकी है ना, वो सेल क्या करेगा, इन मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज क्रोमोसोम्स को ब्रेक कर देगा, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को तोड़ेगा, ठीक है, फोर्स लगा करके। और टूटने से क्या होगा, पहले तो तोड़ो, देखो क्या होता है, इन क्रोमोसोम्स की सेंट्रोमियर टूटेगी तो ये क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है, ये अलग अलग होगी। और इसी तरह दूसरे क्रोमोसोम की। बट ध्यान रहे, ये क्रोमोसोम नॉर्मल नहीं है, ये क्रोमोसोम कैसे हैं, रिकम्बिनेंट टाइप के हैं, रिकम्बिनेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और ये फोर्स लगाएगा कौन भाई, ये फोर्स तो वही सेंट्रियोल, जिसका कोई नहीं होता, खुदा होता है, तो यहाँ कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है तो सेंट्रियोल है, ठीक है। जहाँ कोई फोर्स नहीं लगाता वहाँ सेंट्रियोल फोर्स लगाता है। क्या करेगा, सेंट्रोमियर को स्प्लिट करेगा और स्पिंडल फाइबर की हेल्प से एक एक क्रोमेटिड को अपनी अपनी ओर खींच लेगा, मतलब रिस्पेक्टेड पोल की तरफ खींच लेगा। एक तो ये पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं स्पिंडल फाइबर यानी क्रोमोसोमल फाइबर पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर है। दूसरा यहाँ पुशिंग फोर्स लगता है, पुशिंग फोर्स कौन लगाएगा, वही इंटरजोनल फाइबर, ठीक है, वही इंटरजोनल फाइबर। वही इंटरजोनल फाइबर पुशिंग फोर्स लगाएंगे। बट ध्यान रहे, क्रोमोसोम्स कैसे हैं, रिकम्बिनेंट टाइप के, क्रोमोसोम कैसे हैं, रिकम्बिनेंट टाइप के हैं, ठीक है, रिकम्बिनेंट टाइप के हैं। तो बनाओ रिकम्बिनेंट टाइप। रिकम्बिनेंट नेचर कंप्लीट करो इनका। तो देखो ये रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम है और ये सेपरेट हो रहे हैं। अर्ली एनाफेज की बात हो रही है। फिर देखो लेटर एनाफेज में ये सेपरेट हो चुके होंगे, लेटर एनाफेज में ये सेपरेट होकर के पहुंच चुके होंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है इनके रेस्पेक्टेड पोल्स, क्योंकि वहाँ से इनको खींच रहा था कौन, मैं मेरे पोल से तुझे खींच कर बुला रहा हूँ, तू आती क्यों नहीं है। तो कौन खींच रहा था, सेंट्रियोल। कौन खींच रहा था, सेंट्रियोल। तो देखो ये सेंट्रियोल इन्हें खींच करके अपनी तरफ बुला लेता है। देखो क्या हुआ, एक क्रोमेटिड, ठीक है। अब ये जब इसकी तरफ पहुंचती है ना, तो इंटरजोनल फाइबर्स और ये सेंट्रोमियर टूटने के कारण थोड़ा सा फोर्स लगता है और ये इस टाइप की हो जाती है, मतलब इस तरफ मूव कर लेती है, ये मुड़ जाती है, ये इसके पास पहुंच गई, ठीक है। और ऐसे ही ये पहुंच गई। इसी तरह यहाँ इसी तरह यहाँ हुआ है। बट कैसे क्रोमोसोम्स हैं, रिकम्बिनेंट टाइप के, रिकम्बिनेंट टाइप के हैं, तो रिकम्बिनेंट टाइप के बनाओ इन्हें। ये स्पिंडल फाइबर है जो छोटे हो चुके हैं, इन्हें खींचते 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 खींचते, ठीक है, रिकम्बिनेंट टाइप बनाओ। तो देखो ये रिकम्बिनेंट टाइप है। ये पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या था, यहाँ 23 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड है ना, तो 23 क्रोमोसोम्स अरेंज थे, 23 क्रोमोसोम। अब 23 क्रोमोसोम बीच में से टूटे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है तो
क्या आ गया, इस साइड क्रोमेटिड आ गई, ठीक है, हाफ हाफ क्रोमेटिड में डिवाइड हो गए, तो 23 क्रोमेटिड इस साइड आ गई। डिफरेंस है क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में, क्रोमेटिड आ गई और 23 क्रोमेटिड इस साइड चली गई। और यही क्रोमेटिड, सिंगल क्रोमेटिड वाला ही तो क्रोमोसोम होता है, ये तो जस्ट इसने कॉपी बना रखी थी, ठीक है। डबल क्रोमेटिड, ये 23 क्रोमोसोम कैसे थे, ये 23 क्रोमोसोम थे हैविंग 2 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड वाले 23 क्रोमोसोम थे। अब ये 23 क्रोमोसोम टूटे तो 23 क्रोमेटिड इस साइड, 23 क्रोमेटिड इस साइड, एक पोल पे और एक पोल पे चले गए, ठीक है। ये है लेटर एनाफेज, क्लियर है। अब बारी आती है टेलोफेज की। अब किसकी बारी आती है, टेलोफेज की, लास्ट फेज है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में जो क्रोमेटिड पहुंची है, half the chromatids reached on both poles starts decondensation and form chromatin material, डिकंडेंसेशन करती है और क्रोमेटिन मटेरियल बना देती है, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर है, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर हो जाती है, रीअपियर्स, ठीक है, समझ गए। ये टेलोफेज सेकंड वाला है, ये टेलोफेज सेकंड वाला है, समझ गए ना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये एनाफेज और टेलोफेज, यानी यहाँ कार्योकाइनेसिस कंप्लीट होगी। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ मियोसिस सेकंड, जो कि है साइटोकाइनेसिस, जो क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है भाई, हमें 2 सेल मिले थे, और दोनों सेल के अंदर हम लोगों ने मियोसिस सेकंड परफॉर्म करवाई और 2 न्यूक्लियस बना दिए। सेल भी हैप्लॉइड थे, ठीक है, हमें जो मिले वो सेल भी हैप्लॉइड थे और न्यूक्लियस भी हम लोगों ने हैप्लॉइड ही बना दिए, कॉपी बना दी ना एज इट इज, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि मियोसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन है, तो कॉपी बन गई। अब देखो साइटोकाइनेसिस से क्या होगा, यही सेल फिर टूटेंगे ताकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन रह सके। टूटेंगे तो 2 डॉटर सेल बनेंगे इस तरह से, और ये 2 डॉटर सेल इसके, ये 2 डॉटर सेल इसके, तो टोटल हम लोग जो स्टार्टिंग में लेकर के चले थे एक मदर सेल, उससे हमें कितने डॉटर सेल मिल गए, ऑल ओवर हमें टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मिल गए। ये क्या है, ये है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, क्लियर, समझ गए। यहां कंप्लीट होती है मियोसिस सेकंड, ठीक है, जहां एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल हमें मिल गए हैं, क्लियर है ना, समझ गए। चलो एक बार लपेटो इसे, फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का, क्लियर है, हो गया क्या, चलो ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और इसी के साथ मियोसिस कंप्लीट होती है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट और सेकंड 2 ही पार्ट थे। अब हम एक छोटी सी सिग्निफिकेंस है उसे डिस्कस करके चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है।
यहाँ इस लेक्चर में सेल बायोलॉजी के दोनों चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट पॉइंट क्या है? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो देखो, ड्यू टू रिकम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर बोल दो, क्रॉसिंग ओवर, या फिर बोल दो एक्सचेंज ऑफ जीन्स, meiosis causes variations, meiosis causes variations, और ये वेरिएशंस कैसी होंगी? कंटिन्यूअस, स्मॉल, ठीक है, और डेफिनेट वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है? सो ड्यू टू वेरिएशंस meiosis play a major role in evolutionary point of view, ठीक है? तो क्या होता है, रिकम्बिनेशन के कारण मियोसिस की इतनी इंपॉर्टेंस होगी। क्लियर है? बट देयर इज नो रिकम्बिनेशन in mitosis, so no variations caused, and hence no role in evolution, तो इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था, और इसी के साथ मियोसिस की सिग्निफिकेंस और मियोसिस और सेल साइकिल और हमारा सेल बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट होता है। ओके, समझ गए? क्लियर है? चलो, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।